हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्कस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 15 जून 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको देखेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन बना है कि डीआरडीओ ने मल्टी लेयर्ड डीआरडीओ जो है वो मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। कितने? तो 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। ठीक है, तो ये मल्टी लेयर्ड क्या होता है? मतलब बहुत सारे लेयर बने रहेंगे अपने देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और इसमें कोई भी अगर जो बाहर से कोई भी देश मिसाइल अगर जो दागता है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, उसका जवाब दे पाएगा। ठीक है, अगर जो पहला लेयर पार कर जाएगा तो दूसरा लेयर पे उसको जवाब दिया जाएगा, दूसरा लेयर पार कर जाएगा तो तीसरा लेयर पे जवाब दिया जाएगा। तो कितने? लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए हैं। ठीक है, कितने? तो 3। ठीक है, किसने करवाए हैं? तो डीआरडीओ ने करवाए हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें डीआरडीओ का फुल फॉर्म है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लगातार 3 सफल फ्लाइट टेस्ट किए, जिनसे मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से बचाव की भारत की क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, इन टेस्ट ने एंटी शिप मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्षमताओं को भी परखा और स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी की प्रभावशीलता को दिखाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि आगे क्या है इस न्यूज में। तो आगे है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इन सफल परीक्षणों ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन क्षमताएं हैं। ठीक है, तो कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह है। ठीक है, इन टेस्ट ने बदलते हवाई और मिसाइल खतरों के खिलाफ भारत के लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर की ऑपरेशनल प्रभावशीलता की पुष्टि की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या-क्या है, इस बैलिस्टिक मिसाइल जो परीक्षण हुआ है इसके बारे में और कुछ पॉइंट है जो देखते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता है इसके पास। ठीक है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कई परतों की का एकीकरण किया गया है। मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कई परत में जो है सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अपने देश की लंबी दूरी के मिसाइल हमले से बेहतर सुरक्षा होगा। ठीक है, बेहतर एंटी शिप मिसाइल डिफेंस क्षमता है। रणनीतिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में अधिक आत्मनिर्भरता भारत इससे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किस संगठन ने 2026 में लगातार 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर लगभग सबको पता हो रहेगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने किया है। इसको हार्ड कैसे बनाया जा सकता है? तो इसको हार्ड बनाया जा सकता है कि कितने उड़ान परीक्षण करके। ठीक है, कितने उड़ान परीक्षण करके? तो 3 उड़ान परीक्षण करके बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला न्यूज क्या बना है। तो अगला न्यूज बना है केन विलियमसन के बारे में। तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। ठीक है, क्या क्या है? ये संन्यास ले लिए हैं। ये है केन विलियमसन। ठीक है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे केन विलियमसन, बहुत ही शांत विचार के व्यक्ति थे, है ना? तब इनके बारे में और इनके बारे में देखते हैं। तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिससे 16 साल से ज़्यादा लंबे उनके शानदार करियर का समापन हुआ है। वे सभी फॉर्मेट में कुल 19,346 रन बनाकर न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले रहे हैं। ठीक है, केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में 95 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 33 शतक और 6 दोहरे शतक शामिल है। ठीक है, टेस्ट में 6 दोहरे शतक मारा है। ठीक है, कौन? केन विलियमसन ने। इस उपलब्धि ने उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक बना दिया है। ठीक है, आप देखते हैं कि कप्तान के तौर पे इन्होंने कौन-कौन सी उपलब्धियां हासिल की है। तो देखते हैं
जब वो कप्तान थे तो 2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल में तक ये ले गए थे। ठीक है, 2021 में मेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ये पहुंचे थे। ठीक है, और 2021 में पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत हासिल किए थे। ठीक है, कौन थे कप्तान? केन विलियमसन ने। ठीक है, अब देखते हैं आगे फाइव फोर क्या है। ठीक है, तो फाइव फोर के ये सदस्य भी रह चुके थे। तो विलियमसन को आधुनिक दौर के 5-4 बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। ये 5-4 वो होता है जो एकदम सबसे फेवरेट, जो एक दशक से सबसे ज़्यादा समय तक वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम रखा हो। ठीक है, जिनमें से ये खिलाड़ी भी कौन-कौन खिलाड़ी शामिल है? ठीक है, तो उसमें से है विराट कोहली इंडिया के, जो रूट इंग्लैंड के, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के और केन विलियमसन जो कि न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, इन 4 खिलाड़ियों ने एक दशक से ज़्यादा समय तक वर्ल्ड क्रिकेट पर अपना दबदबा बनाए रखा। ठीक है, आगे देखते हैं इन पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि न्यूजीलैंड के किस पूर्व कप्तान और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो किसने की है? तो केन विलियमसन ने की है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज बना है वो भारतीय रिजर्व बैंक से बना है। ठीक है, तो क्या है ये न्यूज, देखते हैं इसको। तो है कि आरबीआई ने मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। ठीक है, मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्यों लगाए हैं और ये मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक है क्या और कहाँ है। ठीक है, पूरा डिटेल इसमें देखते हैं। अगर जो अभी तक आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बकवास नहीं किया जाता है, इधर-उधर की बातें नहीं की जाती, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आरबीआई ने मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए पाबंदियाँ लगाई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मुंबई के मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण उस पर 6 महीने के लिए कई पाबंदियाँ लगाई है। ठीक है, तो मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई इस पर क्या कर दिया है? तो ये लगा दिया है, पाबंदी लगा दिया है, बहुत तरह का पाबंदी लगा दिया है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? इंडिया में जितने भी बैंक है, ठीक है, उसको ये रेगुलेट करता है। उसके अगर जो कुछ गड़बड़ है तो उस पे पाबंदी लगाएगा, उस पे जुर्माना लगाएगा, ये सब करता है आरबीआई। पूरा बैंकों का बैंक कहा जाता है इंडिया का। ठीक है, ये पाबंदियाँ 12 जून 2026 को कामकाज खत्म होने के समय से लागू हो गई है और आरबीआई द्वारा समीक्षा किए जाने तक लागू रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है, इसमें कौन-कौन सा पाबंदियाँ लगा है। तो इसमें पाबंदियाँ लगा है जो है कि लोन और एडवांस नहीं दे सकता है, ना ही उन्हें रिन्यू कर सकता है। ये किसी को लोन नहीं दे सकता है, ठीक है, और ना ही उसे रिन्यू कर सकता है। निवेश नहीं कर सकता है, ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। फंड उधार लेने सहित कोई भी देनदारी लायबिलिटी नहीं ले सकता है, ठीक है। नए डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता है। सभी सेविंग, करंट और अन्य अकाउंट्स को मिलाकर हर डिपॉजिटर के लिए रुपया 1 लाख की निकासी सीमा, विड्रॉल लिमिट तय की गई है। मतलब इसमें जितने लोग का भी अकाउंट है, सब जो है कितना निकाल सकते हैं? मैक्सिमम 1 लाख रुपया ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों को बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये अभी तक इस बैंक का जो है, मोगावीरा बैंक जो है उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ है। बैंक रेगुलेटर द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन बैंकिंग कामकाज जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, आगे क्या है? ये कदम डिपॉजिटर्स के हितों की रक्षा करने और बैंक की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक, ठीक है, जिसमें भी कोऑपरेटिव लगा रहे, वो क्या होता है? वो सहकारी बैंक होता है। ठीक है, 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं और प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए की निकासी की सीमा तय की है। कितने निकासी की सीमा तय की है? 1 लाख रुपए तक की। तो वो बैंक कौन सा है? मोगावीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मैक्सिमम विड्रॉल का जो है लिमिट वो कितना रखा है? तो 1 लाख रुपया रखा है।
ठीक है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मोगाबीरा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है वो कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा, वो मुंबई में हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। अगला है कि एएम ग्रीन और वीओसी पोर्ट ने 2000 करोड़ के ग्रीन अमोनिया बंकरिंग हब के लिए एमओयू पर साइन किया है। ठीक है। अब एएम ग्रीन क्या है, वीओसी पोर्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी देखते हैं इसके बारे में पूरा। एएम ग्रीन और बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, तो वीओसी से क्या हो गया, बीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ने तमिलनाडु के थुथुकुडी तुतुकोरिन जिसको बोल सकते हैं में वीओसी पोर्ट पर ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन और मरीन बंकरिंग हब बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। ठीक है। तो एएम ग्रीन नाम की कोई कंपनी है और ये पोर्ट है, पोर्ट अथॉरिटी जो है वीओसी जो है बीओसी, ठीक है, वीओ चिद चिदम्बरनार, ठीक है, इसने क्या किया है, एक एमओयू पर साइन किया है। इसमें क्या करेगा कि ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन और मरीन बंकरिंग हब बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। मतलब कि जो है मरीन जो है मतलब समुद्र के किनारे ही, मतलब पोर्ट के किनारे ही एक बंकरिंग हब बनाया जाएगा, बंकर बनाया जाएगा, जिसमें ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन भी होगा और उसमें स्टोर भी होगा। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 2000 करोड़ का निवेश शामिल है और इसका मकसद भारत को ग्रीन समुद्री ईंधन के लिए एक प्रमुख हब के तौर पर स्थापित करना है। ठीक है। आगे क्या है, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य वित्त वर्ष 2029-30 तक सालाना 2 लाख टन की शुरुआती ग्रीन अमोनिया बंकरिंग क्षमता हासिल करना है। यह कम कार्बन वाले समुद्री ईंधन की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद करेगा और ग्रीन शिपिंग इकोसिस्टम में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्या है, ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन। अमोनिया जो है वो यूरिया बनाने में काम आता है। ठीक है। लेकिन जो यूरिया बनाने में काम आता है, जो बनाते हैं तो फिर उसमें ज़्यादा कार्बन वगैरह का उत्सर्जन होता है, इसलिए ग्रीन अमोनिया का प्रोडक्शन किया जा रहा है ताकि जो है कार्बन जो है यूरिया बनाने में ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन नहीं हो। ठीक है। मरीन बंकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, अब मरीन के जो है मतलब समुद्र के किनारे जो है बंकरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा। स्टोरेज और हैंडलिंग सुविधाएं, सस्टेनेबल समुद्री ईंधन समाधानों को बढ़ावा देना, भारत की ग्रीन शिपिंग क्षमताओं की को मजबूत करना। यह पहल भारत के व्यापक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों और समुद्री क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने के प्रयासों के अनुरूप है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन जो है क्या बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि 2000 करोड़ के ग्रीन अमोनिया उत्पादन और मरीन बंकरिंग हब को विकसित करने के लिए जून 2026 में किस पोर्ट अथॉरिटी ने एएम ग्रीन, ये कंपनी का नाम याद रखना, एएम ग्रीन के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी थुथुकुडी। ठीक है। थुथुकुडी का पुराना नाम जो है तुतुकोरिन था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने दिनेश पंत, ठीक है, दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यम को ईआरडीएआई का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। किसको किसको, तो दिनेश पंत को और गिरिजा सुब्रमण्यम को। ठीक है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल नीचे देखेंगे अभी, है ना। तो केंद्र सरकार ने एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिनेश पंत और न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गिरिजा सुब्रमण्यम को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई लगा दिया तो इंडिया, ठीक है, का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां 5 साल की अवधि के लिए या उनके 62 साल होने तक जो भी पहले हो उसके अनुसार इनकी नियुक्ति किया गया है। ठीक है। जैसे कि अगर जो मान लीजिए 5 साल हो गया तो, और अगर जो उनका उम्र 62 साल हो गया तो इनको फिर यहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, दिनेश पंत। ये क्वेश्चन बन सकता है कि एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, दिनेश पंत। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है। क्या बन सकता है कि इरडाई के जो है पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है दिनेश पंत को, वे क्या है,
तो एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि दोनों लोगों के पास बीमा उद्योग का व्यापक अनुभव है। ठीक है, दिनेश पंत एक्चुअरी और बीमा पेशेवर हैं जिन्हें एलआईसी में काम करने का दशकों का अनुभव है। गिरिजा सुब्रमण्यम पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस की सीएमडी रह चुकी है और उन्हें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में व्यापक विशेषज्ञता हासिल है। ये नियुक्तियां जो हैं ऐसे समय में हुई है जब बीमा क्षेत्र में बड़े सुधार हो रहे हैं, जिनका मकसद बीमा की पहुंच बढ़ाना और सरकार के 2047 तक सभी के लिए बीमा के विजन को हासिल करना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि जून 2026 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई के होल टाइम मेंबर पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दिनेश पंत और गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बना है कि जेएनपीए को वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट और दुनिया में 22वां स्थान मिला है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंडेक्स में जेएनपीए को। ठीक है, अब आगे देखते हैं जेएनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पोर्ट अथॉरिटी। तो भारत का सबसे अच्छा कंटेनर पोर्ट और दुनिया में 22वां स्थान मिला है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल। इसका पूरा डिटेल है कि महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई, ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंटेनर पोर्ट के तौर पर अपनी जगह बनाए रखी है। ठीक है, तो भारत में सबसे अच्छा है और पूरा दुनिया में कितने नंबर पर है? तो 22वां नंबर पर है। पूरा दुनिया में कितने नंबर पर है? 22वां नंबर पर है। और ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कौन सा इंडेक्स? सीपीपीआई, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार जेएनपीए ने अपनी ग्लोबल रैंकिंग में एक स्थान का सुधार करते हुए दुनिया भर में 22वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, यानी कि 2024 में कितना रहा होगा? तो 23वां रहा होगा 2024 में। अभी 2025 में कितना हो गया? 22वां। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो रिपोर्ट में जेएनपीए के लगातार सुधार पर भी जोर दिया गया है, जिससे यह पिछले 6 वर्षों में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा सुधार करने वाले शीर्ष 20 कंटेनर पोर्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत के प्राइवेट पोर्ट्स में पीपावाव पोर्ट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट बनकर उभरा है। ठीक है, तो ये तो सरकारी हो गया, गवर्नमेंट हो गया जेएनपीए। अगर जो पूछेगा प्राइवेट सेक्टर में कौन है, तो पीपावाव पोर्ट। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन है? पीपा बाब पोर्ट है और इसने ग्लोबल स्तर पर 28वां स्थान हासिल किया है। पूरा दुनिया में कौन से स्थान पर है? 28वां स्थान पर है। और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में पहले नंबर पर है पीपावाव पोर्ट। ठीक है, जबकि मुद्रा पोर्ट 5 स्थान नीचे खिसक कर 30वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, मुद्रा पोर्ट जो है वो 5 स्थान नीचे खसक कर कितने स्थान पर आ गया है? 30वें स्थान पर आ गया है। अब आपको बताना है कि मुंद्रा पोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है इंडिया में। ठीक है, जो मुंद्रा पोर्ट है ये इंडिया का है और ये कहाँ स्थित है? आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। आगे है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जियोपॉलिटिकल तनाव और लॉजिस्टिक्स में रुकावटों के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जिससे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पोर्ट की कार्यक्षमता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या-क्या है। तो अगला पॉइंट है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो इसे हर साल वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो सीपीपीआई कौन कौन पब्लिश करता है? तो एक वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, लेकिन मेन रूप से इसका नाम वर्ल्ड बैंक का ही आता है। ठीक है, यह पोर्ट पर जहाज़ों द्वारा बिताए गए कुल समय के आधार पर पोर्ट की कार्य क्षमता को मापता है। ठीक है, जहाज़ों द्वारा जहाज कितना समय तक पोर्ट पर बिताया है और
उसका कार्य क्षमता कितना है उसके अनुसार इसको मापता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीपीआई 2025 में किस भारतीय बंदरगाह को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कंटेनर पोर्ट और विश्व स्तर पर 22वां रैंक दिया गया है। तो कौन सा होगा, जेएनपीए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे करंट अफेयर बनते हैं दिन भर में, लेकिन हम उस क्वेश्चन को लाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इतना सारा करंट अफेयर आप लोग पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये जितने सारे हम क्वेश्चन लाए हैं, वो सब बहुत सारे न्यूज़पेपर से हम इसको तैयार करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है कि आईआईटी भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस बनाया है। ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर ने पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए, किसने, आईआईटी भुवनेश्वर ने। ठीक है, क्या किया है, तो पानी में आर्सेनिक जो एक तत्व होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है इंसान के लिए, उसका पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं पूरा ये पोर्टेबल डिवाइस है क्या, है ना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आईआईटी बोलते हैं, भुवनेश्वर ने रिसर्चर्स ने पीने के पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का तेजी से पता लगाने के लिए, ठीक है, अर्सेन सेफ नाम का एक पोर्टेबल, कम लागत वाला और कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकने वाला डिवाइस बनाया। पोर्टेबल है मतलब इसको कहीं भी हम उठा के लेके जा सकते हैं, तो हो गया कि कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बनाया है, उसका नाम क्या है, अर्सेन सेफ। क्या नाम है, अर्सेन सेफ। अर्सेन से हो गया आर्सेनिक, सेफ मतलब उससे सुरक्षा करेगा पानी का। ठीक है, मतलब उससे उसका पता लगाएगा कि ये पानी पीने लायक है या नहीं। ठीक है, यह डिवाइस स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंसेज के सेंसर्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी रिसर्च ग्रुप ने बनाया है। इसका मकसद है आर्सेनिक दूषित भूजल से जुड़ी बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती से निपटना है। अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या इसका विशेषता है आर्सेन सेफ का, है ना। पोर्टेबल और हाथ में पकड़ने लायक डिवाइस है। ठीक है, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, पोर्टेबल मतलब, और हाथ में आराम आराम से इसको ले जा सकते हैं। कम लागत वाला और इस्तेमाल में आसान, इसका लागत जो है वो कम है और इस्तेमाल में आसान है। पीने के पानी में आर्सेनिक का तेजी से पता लगाने में सक्षम, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त। अधिकतर क्या होता है कि ग्रामीण में ही ये आर्सेनिक जो है तत्व ये ज़्यादा पाया जाता है, ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में, और उन लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है, तो उन लोगों के लिए, ठीक है, जो कि कम लागत वाला भी हो और कहीं भी इसको पोर्टेबल कर सकते हैं, मतलब कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। इसके लिए किसी बड़े महंगे लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें केमिकल रिएजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई भी केमिकल रिएजेंट्स जो है इसमें नहीं डालना पड़ता है। ठीक है, और कोई भी महंगा लैब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, क्या कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है, तो देखते हैं। अर्सेन सेफ में रीड यूज्ड ग्राफीन ऑक्साइड पर आधारित सेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफीन जो है वो कार्बन का एक क्या है, अपरूप है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है कि वो पानी को ना मतलब स्वच्छ करने में मदद करता है। कार्बन मतलब वो कार्बन का जो अपरूप होता है, जैसे कोयला वगैरह, आप लोग चारकोल हो गया, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सा चीज में जो है चारकोल रहता है, वो क्या करता है कि जो दूषित चीज होता है उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे पानी में आर्सेनिक प्रदूषण का पता तेजी से, ज़्यादा सटीकता से और कम लागत में लगाया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी आर्सेनिक की जांच को ज़्यादा आसान बनाती है, खासकर उन इलाकों में जहां लैब की सुविधाएं कम है। अब दूर ग्रामीण इलाका है, वहां क्या होता है कि लैब वगैरह तो होते नहीं है, है ना, तो वहां इसका जो है जांच कर सकते हैं, क्यों पोर्टेबल है तो इसको कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं और हाथ से भी कहीं भी, मतलब कि बहुत ही हल्का भी होगा, है ना। तब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस आईआईटी ने पीने के पानी को तेजी से ऑन साइट टेस्टिंग के लिए पोर्टेबल आर्सेनिक डिटेक्शन डिवाइस आर्सेन सेफ, उसका क्या नाम है, आर्सेन सेफ, विकसित किया है। तो आईआईटी भुवनेश्वर, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस आईआईटी ने पीने के पानी को तेजी से
जो ये क्वेश्चन है तो आईआईटी भुवनेश्वर हो गया। अब इससे पूछ सकता है कि आईआईटी भुवनेश्वर ने पीने की पानी को तेजी से ऑन साइट टेस्टिंग के लिए पोर्टेबल आर्सेनिक डिटेक्शन डिवाइस जो है वो विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप लोग क्या बताएंगे? उसका नाम बताएंगे अर्सेनसेफ। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? अर्सेनसेफ। आगे चलते हैं। अगला है, अगला हेडलाइन बना है कि यूरोपीय यूनियन ने ईयू ने यूक्रेन और मोल्दोवा के लिए सदस्यता प्रक्रिया शुरू करने पर सहमति जताई है। ठीक है, यूक्रेन और मोल्दोवा। अब देखते हैं ईयू जो है यूरोपीय यूनियन, इसमें जो है सदस्यता इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो ये जो है यूरोपीय यूनियन का जो प्रमुख है ये अपना सहमति जता दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। यूरोपीय संघ ईयू यानी कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन यूक्रेन और मोल्दोवा जो दो देश है, ठीक है, के साथ सदस्यता बातचीत का पहला चरण शुरू करने पर सहमत हो गया है, जो ईयू की सदस्यता की दिशा में एक बड़ा कदम है। ईयू के सभी 27 सदस्य देशों के राजदूतों ने इस कदम को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ईयू में कितने सदस्य देश हैं? तो 27 सदस्य देश हैं। अब ये दोनों शामिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 27 प्लस 2 यानी कि 29। ठीक है, तो अभी कितने हैं? तो 27 देश हैं। राजदूतों ने इस कदम को मंजूरी दी है और एक अंतर सरकारी सम्मेलन के जरिए औपचारिक बातचीत शुरू होने वाली है। ठीक है, जिसमें देखते हैं कि बातचीत का पहला चरण, जिसे फंडामेंटल्स बुनियादी बातें कहा जाता है, क्या क्या शामिल होगा? तो कानून का शासन, लोकतांत्रिक संस्थाएं, न्यायिक सुधार, मौलिक अधिकार, लोक प्रशासन में सुधार। इस चरण को यूरोपीय यूनियन सदस्यता प्रक्रिया की रीढ़ माना जाता है और आमतौर पर इसे सबसे पहले शुरू किया जाता है और सबसे आखिर में बंद किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस फैसले को दोनों देशों ने इस फैसले को दोनों देशों खासकर यूक्रेन के लिए समर्थन के एक मजबूत राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष को सामना कर रहा है। ठीक है, रूस के साथ चल रहे संघर्ष का सामना कर रहा है। कौन कर रहा है? तो यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत किया और इसे यूरोप में यूक्रेन का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि किन दो देशों को 2026 में यूरोपीय संघ में ईयू सदस्यता लेने के लिए शामिल होने की बातचीत का पहला क्लस्टर शुरू करने की मंजूरी मिली है? तो ये देश कौन सा है? यूक्रेन और मोल्दोवा। अब बताना है कि ईयू में कितने सदस्य देश अभी हैं? तो ईयू में सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो 27 है। ठीक है, और ये दो अगर जो मिल जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन बना है कि दिल्ली बिकम्स वर्ल्ड्स सेकेंड रिचेस्ट कैपिटल इन वर्ल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है, तब देखते हैं इसमें क्या क्या है। दिल्ली वर्ल्ड एटलस 2025, दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पक्षी विविधता वाली राजधानी बनी है। ठीक है, दिल्ली जो है दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पक्षी विविधता वाली राजधानी बनी है। अब देखते हैं पूरा इसका डिटेल देखते हैं, है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी दिल्ली बर्ड एटलस 2025 में दिल्ली को नैरोबी यानी कि केनिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पक्षी विविधता वाली राष्ट्रीय राजधानी बताया गया है। यह एटलस दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी में पक्षियों की प्रजातियों के फैलाव और संख्या का पता लगाने के लिए पहली व्यवस्थित कोशिश है। इसे दिल्ली वन विभाग, वर्ड काउंट इंडिया, WWF इंडिया और अन्य सहयोगी संगठनों ने आम नागरिकों और पक्षी प्रेमियों की मदद से तैयार किया है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कब था? वो 5 जून का था। 5 जून को था विश्व पर्यावरण दिवस। तो उस समय में जो है एक दिल्ली वर्ल्ड एटलस 2025 जारी किया गया। ठीक है, जिसमें केनिया के बाद नैरोबी केनिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पक्षी विविधता वाला राष्ट्रीय राजधानी बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो दिल्ली की पक्षी सूची में अब 471 प्रजातियां शामिल है। कितनी? 471 प्रजातियां
शामिल है। 22 और प्रजातियां ऐसी है जिन्हें 1975 के बाद से दोबारा नहीं देखा गया है। ठीक है, सर्वेक्षण के पहले साल में 2021 प्रजातियां दर्ज की गई थी। जब इसका शुरुआत हुआ था उस समय कितना था, तो 2021 थी। ठीक है, अभी कितना है, 471 है। ठीक है, आगे है कि 126 स्थानीय प्रजातियां थी, 81 सर्दियों में आने वाली प्रवासी पक्षी थी, 14 गर्मियों में आने वाले प्रवासी पक्षी थी। यह सर्वेक्षण जो है दिल्ली के 11% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और जनवरी 2025 में शुरू हुआ था। ठीक है, और यह साल में 2 बार सर्दियों और गर्मियों में, क्योंकि 2 बार जो है पक्षी जो है अपना ये दिल्ली आता है, एक बार सर्दी में आता है, एक बार गर्मी में आता है। दिल्ली नहीं, इंडिया भी आता है ना? पूरा इंडिया किया जाता है और कम से कम 2 साल तक चलेगा। दिल्ली नहीं, पूरा इंडिया, है ना? आगे देखते हैं। अगला क्या है कि दिल्ली वर्ल्ड एटलस 2025 के अनुसार, यह क्वेश्चन बनेगा इसमें कि दिल्ली वर्ल्ड एटलस 2025 के अनुसार नैरोबी के बाद दुनिया में पक्षियों की विविधता के मामले में दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजधानी कौन सा शहर है? तो वो शहर हो जाएगा आपका कौन सा, दिल्ली। कौन सा शहर हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। अगला क्वेश्चन बना है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ, है ना? अमेरिका के बारे में कुछ बना है, तो देखते हैं कि एंट्रोपिक के फेबल 5 और माइथोस 5 एआई मॉडल पर यूएस के एक्सपोर्ट कंट्रोल। ठीक है, अब ये क्या है पूरा इसका डिटेल देखते हैं नीचे में, है ना? आगे क्या है कि अमेरिका सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए एंट्रोपिक के सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फेबल 5 और माइथोस 5 पर एक्सपोर्ट कंट्रोल निर्यात नियंत्रण प्रतिबंध लगा दिए हैं। ठीक है, इस निर्देश के बाद एंट्रोपिक ने विदेशी नागरिकों के लिए इन मॉडल का एक्सेस रोक दिया है। यही हुआ एक्सपोर्ट, मतलब इसको निर्यात नहीं कर सकता है, इसको बेच नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का, मतलब अब विदेशी नागरिकों को ये मॉडल जो है इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा, इस मॉडल को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, यह उन शुरुआती बड़े मामलों में से एक है जहां यूएस के एक्सपोर्ट कंट्रोल सीधे एडवांस एआई मॉडल पर लागू किए गए हैं, ना कि सिर्फ सेमीकंडक्टर जैसे हार्डवेयर पर। ठीक है, यह घटनाक्रम ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में एक बड़ा बदलाव दिखाता है, क्योंकि सरकारें अब एडवांस एआई मॉडल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक टेक्नोलॉजी के तौर पर देख रही है। ठीक है, मतलब अमेरिका ऐसा बोला है कि जो ये दोनों है फेबल 5 और माइथोस माइथोस 5 जो है, ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसे विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाए। इसका एक्सेस जो है विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि फेबल 5 और माइथोस 5 क्या है। तो फेबल 5 और माइथोस 5 क्या है? तो फेबल 5 एंथ्रोपिक एंथ्रोपिक द्वारा विकसित और हाल ही में सार्वजनिक रूप से जारी किया गया एडवांस एआई मॉडल है, एंथ्रोपिक द्वारा। ठीक है, इसे बेहतर सुरक्षा उपायों के साथ सामान्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कोडिंग, तर्क, वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण की एडवांस क्षमताएं हैं। ठीक है, इसमें फेबल 5 में। आगे देखते हैं माइथोस 5 क्या है। इसी मॉडल का एक ज़्यादा शक्तिशाली वर्जन है ये। खास यूजर्स के लिए कुछ साइबर सुरक्षा उपाय कम कड़े रखे गए हैं। ठीक है, कुछ खास यूजर इसका यूज कर सकता है, उसके लिए साइबर सुरक्षा उपाय कम कड़े रखे गए हैं। अब इसी के कारण से जो है इस पर प्रतिबंध, जो मतलब कि विदेशी नागरिकों को इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा अमेरिका के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जून 2026 में अमेरिकी सरकार ने किस एआई कंपनी को अपने एडवांस एआई मॉडल फेबल 5 और माइथोस 5 तक विदेशी पहुंच रोकने का निर्देश दिया है? तो कौन सा वो कंपनी है? एंथ्रोपिक। कौन सा है? एंथ्रोपिक। ठीक है, एंथ्रोपिक। अब आगे देखते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी अगर जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।